हाय व्यूअर्स, हमारे साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम प्लॉट के मुतालिक मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इससे पहले भी जो कुछ हमने अपनी पुरानी एपिसोड्स में प्लॉट के बारे में पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। व्यूअर्स, ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्लॉट को जब हम तरतीब दे रहे होते हैं, ख़ास तौर के ऊपर मैं किसी सिनॉप्सिस की बात नहीं कर रहा, जो मैं प्लॉट का जिक्र कर रहा हूँ इससे मुराद है कि जब हम एक स्क्रीन पे लिख रहे होते हैं तो हमने इवेंट्स को कैसे मनूवर करना है, ये प्लॉट है। मैं किसी आउटलाइन की बात नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मिक्स विद सिनॉप्सिस। अच्छा, हमने जो पीछे अपनी क्लासेस में देखा उसमें हमने चंद चीज़ों पर गौर किया था और हमने देखा था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी हम थोड़ा सा हाईलाइट लेते हैं खासतौर पे हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने अब तक जो प्लॉट में पढ़ा था उसमें डेफिनेटली हमारे पास सस्पेंस था, एस्टोनिशमेंट थी, इफ एनी था, फेमिलियर था, डिफरेंट व्यूज ऑफ कैरेक्टर्स, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन था, ऑब्लिगेटरी सीन था, इमोशनल वायलेंस था, रेजिडुअल सीन्स, जिसको हम डीनूमो भी कह सकते हैं, या ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टाइम सीन होता है जो कि बिल्कुल एंड में हमारे ऑब्लिगेटरी सीन के बाद आता है। तो व्यूअर्स, हमने कुछ चीज़ों का इसमें जिक्र किया था। हमने बताया था कि सस्पेंस एंड एस्टोनिशमेंट क्यों जरूरी है। एपिफैनी में हमने देखा था कि ये मैनिफेस्टेशन का जो एलिमेंट आ जाता है, फेमिलियर, और हम जानते हैं कि ऑडियंस भी फेमिलियरिटी होती है उनको मुख्तलिफ स्टोरीज से, अपनी रियल लाइफ स्टोरीज में भी उन्होंने कुछ चीज़ों को देखा जो फिल्म में आता है, तो हमने उसको कैसे क्लीशे से बचाना है और उसको हमने थोड़ा डिफरेंट करना है। इसी तरह डिफरेंट व्यूज थे कैरेक्टर के बारे में। इस तरह मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि तमाम कैरेक्टर्स आपके जो फिल्म है, आपके स्क्रीन प्ले में उनके व्यूज एक जैसे हों। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो थीम है आपकी स्टोरी की या आपके कन्फ्लिक्ट है उससे वो डिफर कर सकते हैं अपने व्यूज़ में। इसी तरीके से हमने बताया था कि फिर फिल्म जब मुख्तलिफ सीन्स के साथ अपने छोटे छोटे अपनी टेंशन्स, क्राइसिस के साथ एक क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, तो उसके बाद फिर एक रेजोल्यूशन आता है और वो रेजोल्यूशन मस्ट है आपके फिल्म में, आपके स्क्रीन प्ले में। क्योंकि अगर आप जो एक कन्फ्लिक्ट आपने अपनी स्टोरी में दिया है, जो मेन कन्फ्लिक्ट है, मैंने आपको बताया था कि उसके अलावा भी कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक सेंट्रल कन्फ्लिक्ट होता है स्टोरी का, जो कि मैंने आपको थ्रू लाइन के साथ भी अपनी पिछले एपिसोड में बताया था। उसको आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको बात समझ आज की नहीं आ रही तो आप पिछली एपिसोड्स को रेफरेंस लेकर इस पॉइंट तक दोबारा आ सकते हैं। तो हमने कहा क्लाइमैक्स आया, फिर रेजोल्यूशन आई, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एक ऑब्लिगेटरी सीन आ गया, जिसमें यूजुअली मैंने आपको ये बताया था कि हम प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट का कन्फ्रंटेशन दिखाते हैं, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। वो बड़ा मस्ट होता है। यूजुअली चूँकि ऑडियंस जो होते हैं वो फिल्म को मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे होते हैं और उनकी हमदर्दियाँ भी प्रोटैगनिस्ट के साथ होती है। हमने देखा कि एक इमोशनल वायलेंस का भी हमने जिक्र किया था कि जो मैंने कहा था कि बड़ा इम्पैक्ट रखता है बजाय फिजिकल वायलेंस के। तो इमोशनल वायलेंस के अगर एलिमेंट को आप इंगेज कर सकते हैं, एक आप अच्छे राइटर का सबूत दे सकते हैं, तो वो आपकी फिल्म बड़ी ग्रिपिंग होगी। उसके बाद मैंने रेजोनेंट सीन या डीनूमो का जिक्र किया था। ये वो सीन होता है कि जहाँ पे आपका बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हमने जो टाइम सीन है ये बेसिकली कि हमने देखना है कि जो बाकी चीज़ें अनआंसर्ड रह गई हैं उनको हम 1, 2, 3 सीन में पैकअप करें। तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था इन सारी चीज़ों को। ये प्लॉट के कुछ मेन पॉइंट थे जो कि आपको जेहन में रखते हैं जब आप एक स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं। व्यूअर्स, इनमें कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी और एम्फसाइज करनी थी, फिर उसके बाद एक्चुअल क्लास का स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने ये आपको बताना था कि खासतौर पर सस्पेंस और एस्टोनिशमेंट में द लिटिल बिग मैन की अगर हम मिसाल लें, हॉलीवुड की एक फिल्म है, उसमें हमने देखा कि जो हाईएस्ट एक्शन था उस फिल्म का वो तो यही था कि जिसमें वॉर जो है वो एंड होने वाली, और कस्टर जो कि हमारा एक कैरेक्टर था उसमें वो अकेला ही खड़ा है या वो एंड तक खड़ा है। तो इट मीन्स कि ये डेफिनेटली उसका क्लाइमैक्स है कि जिसके अंदर मतलब हम देखते हैं कि फिल्म जो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें
सस्पेंस नहीं है। क्यों सस्पेंस नहीं है? क्योंकि ऑडियंस को पता है कि वॉर एंड होने वाली है। व्यूअर्स, यही मैंने जिक्र आपको पिछली एपिसोड में भी किया था कि मैंने आपको ड्रामे की, पाकिस्तानी एक ड्रामे की मिसाल दी थी कि व्हेन यू नो द एंड ऑफ अ ड्रामा और अ फिल्म, पहले ही उसमें कोई सस्पेंस बाकी नहीं बचता। अगर सपोज फिल्म कसूर, जो बॉलीवुड की फिल्म थी जो कि बड़ी मशहूर हुई, अगर उसकी मिस्ट्री पहले 25 मिनट में निकाल लेते तो फिर आपने फिल्म को क्यों देखना है आगे? तो डेफिनेटली आपको सस्पेंस को बरकरार रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इसी फिल्म में द लिटिल बिग मैन में साथ पर सबसे जो इमोशनल सीन था कि जब उसका जो बाप है कस्टर का, वो मरने के लिए जाता और उसका मैजिक काम नहीं करता। अब देखा जाए तो वो एक इमोशनल सीन है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ लैग कर, तो उसमें क्या लैग कर रहा है कि बेसिकली इसमें हाई ड्रामा लैग कर रहा है। यानी ऑडियंस को याद रखें, फिल्म अपने ऑडियंस के लिए लिखनी है, अपने लिए फिल्म नहीं लिखनी है आपने, ठीक है ना। अपने लिए लिखनी है तो शीशे के सामने खड़े होकर नरेट कर सकते हैं फिल्म को, ये हमने ऑडियंस पे लिखनी है। अब ऑडियंस हाई ड्रामा क्यों नहीं है कि ऑडियंस को हमने इस सीन के बाद, जो कि हमारा बड़ा इमोशनल सीन है, उसमें हमने कोई नई चीज़ तो नहीं दिखाई। ऑडियंस तकरीबन ये सारा कुछ पहले से हम जानते थे, तो इसलिए मैं इसको बहुत हाई ड्रामा सीन नहीं कहूँगा, या फिल्म का ये हाई ड्रामा सीन नहीं था। जबकि प्रैक्टिकली राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा सीन था उसके लिए। तो व्यूअर्स, इसलिए ये एक बात आ गई थी हमारे सस्पेंस और एस्टोनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट और फैक्टर। और इसकी आगे चीज़ आज के लेक्चर में हम एक और चीज़ को देखेंगे जो कि इसको आगे स्ट्रेंथन करती है। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम प्लॉट के और किन पॉइंट्स पर हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। व्यूज, आज जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा उनमें है यूनिटी ऑफ टाइम, थीम, स्टाइल और उसके अलावा प्लेस। यूनिटी ऑफ टाइम, थीम, स्टाइल एंड प्लेस। व्यूज, यूनिटी ऑफ थीम क्या होता है, थीम के बारे में भी मैं क्लासेस करूँगा। और बेसिकली आप ये समझ लें कि थीम फिल्म का मैसेज होता है, या थीम जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी जो स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट है वही थीम है आपका। बेसिकली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की हमेशा, जब मैं जनरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ तो मैं सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी की बात कर रहा होता हूँ। तो थीम के बारे में भी हम लेक्चर एक अलग में रखूँगा। उसके कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, थीम क्या है, स्टोरी क्या है, इन चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन अभी आपको यूनिटी ऑफ थीम होना चाहिए हमारे पास, यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस और स्टाइल। अगर ये सारी चीज़ें हमारे स्क्रीन प्ले में हैं, हमारी फिल्म में हैं, तो यकीन माने आपका स्क्रिप्ट स्टैंड आउट करेगा और वो शाइन करेगा। तो बाकी तमाम जो स्क्रिप्ट किसी के पास भी मौजूद होंगे। अच्छा, उनको हम बारी बारी देखते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिटी ऑफ थीम। तो जो यूनिटी ऑफ थीम है उसमें आपको तमाम एक्शंस आपकी फिल्म के वो आपके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करते हैं। आई थिंक ये बात आपको बड़ी क्लियर मैंने बता दी कि आपके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो फिल्म का है उससे आपके तमाम एक्शंस रिलेट करते हो। ये भी इसमें ये भी ध्यान में रखें कि जरूरी कि हर एक्शन जो है वो आपके हीरो या प्रोटैगनिस्ट से भी रिलेट करते हो, लेकिन वो एक्शन आपके प्रेमिस से रिलेट जरूर करने चाहिए। अच्छा, प्रेमिस क्या होता है इसके बारे में भी हम क्लास करें और मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रेमिस से कैसे अपने सिनॉप्सिस को डेवलप करेंगे, या प्रेमिस से हम पहले स्टोरी आइडिया कैसे जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद उसको सिनॉप्सिस में कैसे डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको स्क्रीन प्ले में कैसे डालेंगे। देखिए, ये मुझसे एक दो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर बार बार कहते हैं कि आप हमें बताएंगे स्टोरी आइडिया से हम स्क्रिप्ट को। देखें, एक पॉइंट ये है कि ये पहले मैं क्यों नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि देखें, अगर आपके पास प्लॉट को समझने की पहले बातें नहीं होंगी तो हम स्टोरी से
या प्रेमिस से स्टोरी आइडिया कैसे डेवलप करेंगे और स्टोरी आइडिया से सिनॉप्सिस से स्क्रीन प्ले कैसे डेवलप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली जब आप कमेंट्स करते हैं तो अगर मैं उसका कोई जवाब ना दूँ आपको तो इट डजंट मीन कि मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके चीज़ों को समझता हूँ कि वक्त नहीं अभी आया, क्योंकि वी आर इनटू दिस, इतने बड़े समंदर में हम, और अभी मतलब हमने शुरू किए हैं 20-25 क्लासेस हुई हैं, ये तो बहुत आगे जाने वाली है। तो अब देखिए इसके बारे में भी हम 1-2 क्लासेस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मतलब यह है कि आप हैरान होंगे कि कैसे एक स्टोरी आइडिया से डेवलप होता है, वो हम उसको बाद में देखेंगे। लिहाजा मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं कि तमाम एक्शंस जो हैं आपके स्क्रीन प्ले में या आपकी फिल्म में वो आपके प्रोटैगनिस्ट से रिलेट करते हो, लेकिन वो स्टोरी के प्रेमिस से जरूर रिलेट करना चाहिए, अदरवाइज वो काट देनी चाहिए आपको, उसका कोई फायदा नहीं है। तो व्यूअर्स एक तो पॉइंट ये हो गया। लिहाजा यूनिटी ऑफ थीम से मुराद ये हो गई फिर कि हमारा यूनिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से तमाम एक्शन रिलेट करने चाहिए, और ये मैंने पहले थोड़ा जिक्र किया था। और इसी लिहाज से आपके जो सब प्लॉट्स हैं वो भी बेसिकली आपके स्टोरी की मेन प्रॉब्लम से रिलेट करने चाहिए, तो इसलिए ये आपकी यूनिटी आएगी। देखिए अगर वो यूनिटी नहीं है आपके स्क्रीन प्ले में, अगर आपकी थीम की यूनिटी नहीं है तो यकीन माने उस स्क्रीन प्ले को फाड़ दें, फायदा कोई नहीं है। उसकी वजह ये कि वो बिखरी होगी, आप ये सोचेंगे तो मैंने इतने अच्छे सीन्स लिखे हैं मैं क्यों काटूं, वो सीन्स वो चाहे 50 करोड़ के भी हैं तो उस स्टोरी के लिए वो नहीं है, वो किसी और में यूज़ कर लें आप। याद रखिए कि अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने प्लॉट की जो एक्ट्स हैं उसकी तरफ नहीं दी है, जो प्लॉट का स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और इन चीज़ों का अभी हम जिसको थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है प्लॉट की वो हम करेंगे, वो भी हम अगली क्लासेस में देखेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट्स जब आप डेवलप कर रहे होंगे अपने स्क्रीन पे तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने जिक्र की है। अब हम यूनिटी की तरफ आ रही है। पीछे जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो आपने देखी, उनको आपने समझा, अब उनकी यूनिटी चाहिए आपको। अब वो जो यूनिटी है जिसको मैं एक यूनिटी ऑफ थीम कह सकता हूँ, तो यूनिटी ऑफ थीम में लेकर जाएं आप बात को, ओके। उसके बाद हम आते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। अब ये जो यूनिटी ऑफ टाइम है, देखें ये शेक्सपियर का दौर नहीं है कि जिसमें हम सपोज ड्रामा थिएटर में लगा है और आप सुबह 9 बजे स्टार्ट हुए हैं तो 5 बजे तक हमने रियल टाइम में स्टोरी को क्लोज कर दिया। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि हम फिल्म कई ईयर्स के ऊपर फैली होती है लेकिन उसको हम 2-2.5 घंटों में क्लोज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मॉडर्न जितनी आपकी फिल्में हैं उसमें टाइम का कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत मानी रखता है। तो वो फिल्म में हमने एक खास टाइम के अंदर अपने इवेंट्स को ख़त्म करना होता है। यूजुअली तो ऐसा होता है कि आप नेचुरल टाइम से ही फिल्म को स्टार्ट करते हो, नेचुरल टाइम में फिल्म में ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक फिल्म स्टार्ट करते हैं कि उसमें अभी एक जंग स्टार्ट हो रही है तो फिल्म का एंड में भी ये होना चाहिए कि जंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब जंग शुरू हो रही है, जंग ख़त्म हो रही है, ये तो हमें फिल्म के स्टार्ट और एंड का पता लग गया। उसके दरमियान में जो इवेंट्स आ रहे हैं उसमें टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, ओके फाइन, ये तो हो गया। उसके अलावा हमने देखा होगा व्यूअर्स के हम टाइम को 2 तरीकों से पेश कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हम देख सकते हैं इसको, यानी कि जिसको हम वर्टिकल स्टाइल कहते हैं कि एक इवेंट हुआ फिर दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, चौथा, इस तरह फिर इवेंट्स चलते गए और ख़त्म हो गए। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टली भी टाइम को रखते हैं जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ इवेंट्स एक टाइम में मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसी फिल्में भी मौजूद हैं। हॉस्पिटल एक फिल्म थी जिसमें ऐसा दिखाया गया था, तो वो आप राइटर की अपनी स्वाबदीद है कि वो कैसे उसको लिखता है, कैसे परसीव करता है। व्यूअर्स, जो मैं इस यूनिटी ऑफ टाइम में जो खास पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जो टाइम है वो आपके वो सस्पेंस टाइम है, वो कैसे, जैसे मैंने पहले बताया, मैं आगे बताऊंगा आज के लेक्चर में वो कैसे रिलेट करती हैं कि जिस तरह आप टाइम का एक कंस्ट्रेंट दिखाते हैं, यानी कि समझे कि घड़ी चल रही है, वो काम खत्म करना है, यानी कहने का मतलब ये सपोज 2 घंटे में बम फटने वाला है, ठीक है। अगर हम 1 घंटे में गार से निकले तो गार बंद हो जाएगी। मैं
सुबह तक ना पहुंचा तो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब मुख्तलिफ आप कंस्ट्रेंट्स बना लेते हैं। तो इससे मुराद ये होती है कि हमारे पास एक टिकिंग क्लॉक शुरू हो जाती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे याद नहीं कि वो किसका आर्टिकल था, उसने बहुत ही एम्फसाइज किया इस जो टाइम के कंस्ट्रेंट को। उसने कहा कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपको लगेगा प्लॉट में हर चीज़ मौजूद है, ये फिर भी ये प्लॉट इतना चमक क्यों नहीं रहा। तो उसमें उसने कहा कि ये टाइम जो आप कंस्ट्रेंट डालते हैं ये उसमें लैग कर रहा होता है। तो आपको ऐसी स्टोरीज, ऐसे प्लॉट्स डेवलप करने हैं कि जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट भी हो। और देखें ये नहीं कि हमने मतलब सिर्फ हमने कोई घंटे ही दिखाने हैं कि इसमें मतलब कि टाइम कंस्ट्रेंट की और भी हो सके। हम साहब कि आपने 3 दिनों में एक मिशन कंप्लीट करना है, या अगर मैं उसको पकड़ लूँ सपोज, तो मेरा ये काम इस वक्त में हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ एंगल से देखना है। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद भी ये मानता हूँ कि हर स्क्रिप्ट में टाइम का कंस्ट्रेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद रखें जो बड़े राइटर्स हैं उसको ले आते हैं किसी न किसी तरीके से। यही आपकी खूबी है, यही आपके स्किल चल रहे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये यूनिटी ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताना था। उसके बाद आगे हमारा यूनिटी ऑफ प्लेस। अब देखिए यूनिटी ऑफ प्लेस है व्यूअर्स, अब देखें कई दफ़ा आपने सुना होगा कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमें वन लोकेशन फिल्म इसलिए चाहिए व्यूअर्स कि उसमें वन लोकेशन फिल्म इसलिए चाहिए व्यूअर्स कि उसमें बेसिकली हमारा बिखराव बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऑडियंस जो उसको पता होता है कि वी आर समवेयर इन सम प्लेस, तो इसलिए वो उस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि ये जो आपने एक एरिया महसूस किया है या आपने एक जगह महसूस की वो फेक ना हो जाए। मिसाल के ऊपर एक फिल्म थी जिसमें वो शिप में 5-6 कैरेक्टर्स थे, अब प्लेस तो एक ही है, यूनिटी ऑफ प्लेस तो है, लेकिन उन कैरेक्टरों के अंदर रिलेट नहीं हो रहे थे वो आपस में, तो लिहाजा वो एक फ्लॉप फिल्म गई। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको चीज़ों को देखना है कि सिर्फ यूनिटी ऑफ प्लेस की जरूरत नहीं, यूनिटी ऑफ थीम की भी ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को भी आप गौर में रखें। उसके बाद है यूनिटी ऑफ स्टाइल। यूनिटी ऑफ स्टाइल जो होता है ये किसी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। क्या वो रोमांटिक लिखता है, क्या मिसाल के तौर पर उसके सस्पेंस के लिखने का स्टाइल इस तरह का है, डरावना है, बहुत जो है सख्त है। तो आपको यूजुअली यूनिटी ऑफ स्टाइल में जब आप आपका यूनिटी ऑफ स्टाइल है वो आपके पूरे स्क्रीन प्ले में रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बीच में, लेकिन वो जो है आपके ब्रॉडर स्टाइल को चेंज ना करे, ठीक है। इसी तरह आपकी राइटर की पहचान बन जाती है। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि राइटर जो कॉमेडी बड़ी अच्छी लिखता है, ये जो राइटर सस्पेंस बहुत अच्छा लिखता है, और फिर उसमें सस्पेंस में भी वो कहते हैं कि ये हॉरर सस्पेंस होता है, या मिसाल के तौर पे ये बहुत जो है इसका जो स्क्रिप्ट है वो बाकियों से इसलिए हटके होता है कि इसमें वो हॉरर को भी वो एक और डायमेंशन दे देता है। और फिर ये देखना है कि राइटर का क्या पोएटिक स्टाइल है, क्या मिसाल के तौर पे वो इवेंट्स को अपने इमेजेस में देख रहा है और वो इमेजेस को ही दिखा रहा है दूसरे लफ्जों में। तो ये चीज़ें भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप फिल्म को इमेजेस में दिखाना शुरू कर देंगे तो बेसिकली तब आप एक राइटर बन जाएंगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्म के मीडियम में, ड्रामे के मीडियम में, ड्रामे में तो चल जाता है, मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूँगा, फिल्म में आप को ये है कि आप चीज़ को दिखाएं ना कि बोलें, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो व्यूअर्स, यूनिट ऑफ स्टाइल, यूनिट ऑफ प्लेस, यूनिट ऑफ थीम, प्रेमिस, इन चीज़ों का हमने जिक्र आज किया है। ये आपके स्क्रीन प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बड़े तरीके से लिखना है ताकि आपका स्क्रिप्ट शाइन करे। तो व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और व्यूअर्स, हम आइंदा क्लासेस में हम प्लॉट को मज़ीद आगे पढ़ेंगे और प्रेमिस को भी देखेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। हम मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको ज़रूर जवाब देता हूं। और इस तरह मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी, और इस तरह हम एक अच्छी क्लासेस, एक मैराथन क्लासेस करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।